नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात शौर्य के उस उत्सव की करेंगे जो आज महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग में मनाया जा रहा है। दरअसल सिंधु दुर्ग के इस उत्सव का कनेक्शन आधी सदी पुराने उस अध्याय से है जब भारत की सशस्त्र सेनाओं ने अपने शौर्य की स्याही से दुनिया के नक्शे पर एक नई लकीर खींच दी थी। ठीक 52 साल पहले आज के दिन भारत की नौसेना ने पाकिस्तान के दंभ का दमन कुछ इस तरह किया था कि दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क तामीर होने की राह खुल गई थी। 1971 की जंग में नौसेना ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को समंदर की गहराइयों में दफन कर दिया था। तब से लेकर आज तक 4 दिसंबर को नौसेना हर साल समंदर में भारतीय शौर्य का पर्व मनाती है। इस मौके पर भारतीय नौसेना अपने शौर्य, ताकत और रण कौशल का अद्भुत प्रदर्शन करती है। इस बार ये नौसेना दिवस खास इसलिए भी हो गया है क्योंकि अब की बार ये नौसेना दिवस का उत्सव महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग में राजकोट किले पर मनाया जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 17वीं सदी में देश की पहली नौसेना बनाई थी जिसे मराठा नौसेना नाम दिया गया था। उस नेवी का संचालन सिंधु दुर्ग के राजकोट किले से ही किया जाता था। वहीं इस साल छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को 350 साल भी पूरे हो रहे हैं। भारतीय नौसेना आज दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाओं में गिनी जाती है। इंडियन नेवी आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज के दिए हुए नारे पर चलती है। ऐसे में नौसेना के शौर्य का उत्सव मनाने के लिए सिंधु दुर्ग से अच्छी जगह और कौन हो सकती है। सिंधु दुर्ग में नौसेना दिवस कार्यक्रम चल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई हस्तियां इस पल का गवाह बन रही हैं। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने देश की जल सीमा की रक्षा करने वाले शूरवीरों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने शिवाजी महाराज की समृद्ध समुद्री विरासत को भी याद किया। तो नौसेना की आन बान और शान, साथ ही साथ नौसेना की पराक्रम को आज सलाम कर रहा है पूरा देश। और महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग में ये कार्यक्रम चल रहा है जहां पर हम देख पा रहे हैं कि हमारी नौसेना का पराक्रम कैसा है। आपको बता दें कि न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में जो नौसेनाएं हैं उनमें से एक मानी जाती है सबसे मजबूत और ताकतवर भारतीय नौसेना। पूरा देश वीर नौसैनिकों को। मैं नौसेना परिवार के सभी सदस्यों को नेवी डे पर विशेष रूप से बधाई देता हूं। आज के दिन हम उन शूरवीरों को भी प्रणाम करते हैं जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। साथियों, आज सिंधु दुर्ग की इस वीर भूमि से देशवासियों को नौसेना दिवस की बधाई देना वाकई अपने आप में बहुत बड़े गौरव की घटना है। सिंधु दुर्ग के ऐतिहासिक किले को देखकर हर भारतीय गर्व से भर जाता है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जानते थे कि किसी भी देश के लिए समुद्री सामर्थ्य कितना जरूरी होता है। उनका उद्घोष था, जलमेव यस्य बलमेव तस्य, यानी जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वह सर्वशक्तिमान है। उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना बनाई। शौर्य के इस उत्सव की स्क्रिप्ट 4 दिसंबर 1971 की रात को लिखी गई थी। वो रात पाकिस्तान पर बेहद भारी थी। उस रात भारतीय नेवी की 22वीं स्क्वाड्रन ने पाकिस्तान के नक्शे से कराची पोर्ट का नामोनिशान ही मिटा दिया था। 1971 के उस विध्वंसकारी ऑपरेशन को ऑपरेशन ट्राइडेंट नाम दिया गया था। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर नौसेना की 22वीं स्क्वाड्रन ने किस तरह अपने पराक्रम से भारत की जीत की कहानी लिखी थी।
यही वो दिन था और यही वो वक्त जब 4 पाकिस्तानी वायुयानों ने भारतीय क्षेत्र पर गोलीबारी की। उस दिन पाकिस्तान को एहसास नहीं था कि यही फैसला उसके टुकड़ों में बांटने का सबसे बड़ा सबब बनने वाला है। ये तीसरा मौका था जब पाकिस्तान के दुस्साहस ने अपना सर उठाया था। याहिया खान के इशारे पर पिछले कई महीनों से ईस्ट पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्च लाइट के जरिए कत्लो गारत का अंतहीन सिलसिला जारी था। लेकिन दिसंबर की उस सर्द रात में याहिया खान ने एक ऐसा आत्मघाती हमला किया जो पाकिस्तान के लिए अंत का आरंभ साबित हुआ। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी वायुसेना ने पूरी प्लानिंग के साथ इंडियन एयरफोर्स के कई एयरफील्ड्स पर एक साथ हमला बोल दिया। Pakistan launched a full-scale war against us. The Pakistan Air Force suddenly struck at our airfields in Amritsar, Pathankot, Srinagar, Avantipur, Uttarlai, Jodhpur, Ambala and Agra. युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। आने वाले 2 हफ्तों में पाकिस्तान को भारत की सशस्त्र सेनाओं के रूप में जिस भयंकर तूफान से टकराना था, इसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी, क्योंकि इसके बाद भारत की तीनों सेनाएं अपने पूरे दमखम के साथ पाकिस्तानी बेस को नेस्तानाबूद करने में जुट गई। बिना उकसाए पाकिस्तान युद्ध की आग को हमारी सीमाओं के भीतर ले आया। अब युद्ध को पाकिस्तान की चौखट तक ले जाने की बारी हमारी थी। 1971 के युद्ध में यहीं से शुरू हुई भारतीय नौसेना के पराक्रम की अद्भुत कहानी। भारतीय नौसेना के तत्कालीन नेवी चीफ एडमिरल एसएम नंदा ने वेस्टर्न सी बोर्ड के कमांडर वाइस एडमिरल एसएन कोहली को पाकिस्तान की युद्धपोत और बंदरगाह को तबाह करने के लिए सबसे घातक नेवल फ्लीट को रवाना करने का आदेश दिया। पाकिस्तान को सबक सिखाने की जिम्मेदारी नौसेना की 25 मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को सौंपी गई। आदेश मिलने के साथ ही भारत के तटों पर हाल ही में लाई गई नई नवेली ओसा क्लास मिसाइल बोट्स के बेड़े के साथ 25वीं स्क्वाड्रन अपने मिशन पर निकल पड़ी। 25वीं स्क्वाड्रन ने इस युद्ध में वो रणनीति अपनाई जिसकी पाकिस्तान ने कल्पना तक नहीं की थी। पाकिस्तान का काल बनने जा रहे इस बेड़े में आईएनएस वीर, विद्युत, निपत, निर्घट, विनाश, विजेता और निर्भीक युद्धपोत को शामिल किया गया। 1971 के युद्ध में इन नौकाओं ने पाकिस्तान को घात पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। सोची समझी रणनीति के तहत भारत का नौसैनिक बेड़ा दिन के दौरान कराची से 250 किलोमीटर के डायमीटर पर मौजूद था। शाम होते होते ये कराची से 150 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा। नौसेना के बेड़े में युद्धपोतों के जरिए छोटी मिसाइल बोट्स को खींचकर कराची बंदरगाह के दक्षिणी छोर के नजदीक पहुंचाया गया, जहां से वो तेज गति के साथ कराची बंदरगाह पर सीधा हमला बोलकर वापस आ सकते थे, और हुआ भी यही। एडमिरल जो हमारे उस समय चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे, उन्होंने एक योजना बनाई जो बड़ी सरप्राइजिंग थी। इन शिप्स को, मिसाइल बोट्स को, जो हमारे 3 मिसाइल बोट्स थे, ये जैसे हमने कहा आपको कि आईएनएस निपत, निर्घट और वीर, ये 3 शिप्स थे जो कैपेबल 5 स्पीड सरफेस टू सरफेस मिसाइल कैपेबल विद गुड रेडार, सर्च रडार, सर्वेलेंस रडार और गन रडार, अटैक रडार से इक्विप्ड थे। इनको ले जाया गया खींच के किल्तान और कच्छल, जो हमारे ऑफशोर पेट्रोल वेसल, जो हमारे उस समय केटिया क्लास, कॉर्बेट क्लास वेसल्स थे, वो इनको खींच के ले गए नॉर्थ गुजरात कोस्ट में, और इनको फिर अकेले ऑपरेट करने के लिए छोड़ा गया। कोर्स चेंज किया गया रात को। 4-5 दिसंबर 1971 की रात भारतीय नौसेना के योद्धा ट्राइडेंट फॉर्मेशन में आगे बढ़ने लगे। कराची बंदरगाह से 40 मील पहले आईएनएस निर्घात ने एक रडार कांटेक्ट की सूचना दी। आईएनएस निर्घात से 25 मील की दूरी पर यह पाकिस्तान का बैटल डिस्ट्रॉयर पीएनएस खैबर था। पीएनएस खैबर की आहट मिलते ही तुरंत अटैक की इजाजत मांगी गई। इजाजत मिली और भारतीय जांबाजों की मिसाइल सीधी जाकर पीएनएस खैबर से टकराई। इसके बाद दागी गई दूसरी मिसाइल ने पीएनएस खैबर को 3 टुकड़ों में बांट दिया। कराची से 35 नॉटिकल मील दूर पीएनएस खैबर सागर की गर्त में समा चुका था। 4 तारीख की रात को 10:43 पे 2243 आवर्स पे 14 माइल जाके कराची के बाहर सबसे पहले आईएनएस निर्घट ने
मिसाइल दागी, जो एक मर्चेंट, जो वहां पे एक PNS खैबर था, उनका जो पाकिस्तानी नेवल शिप खैबर जो एक डिस्ट्रॉयर था, उसके ऊपर सीधा सटीक निशाना मारा इस मिसाइल ने और 2 भागों में उसको डिवाइड कर दिया। साथ साथ वहां पे मर्चेंट शिप और एक PNS शाह भी, एक दूसरा वॉरशिप था पाकिस्तान का, वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। और इस कंफ्यूजन में रात को जब हुआ तो पाकिस्तान के लोग ये समझ ना पाए, उनकी जो वायुसेना है उनको लगा कि ये भारतीय वायुसेना का अटैक है, क्योंकि उनके पास ये जानकारी थी कि भारत के पास ऐसे कोई कैपेबल शिप्स नहीं है जो इतनी दूर आ सकते हैं। पर ये जो स्ट्रैटेजी टैक्टिक्स जो भारतीय नौसेना ने अपनाई, ये बहुत ही सरप्राइजिंग थी, डेवास्टेटिंग थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। INS निर्घात अपना शिकार कर चुका था, लेकिन INS निपत और वीर अब भी उसी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे, जिसके बाद INS वीर ने पाकिस्तान के माइनस्वीपर PNS मुहाफिज के परखचे उड़ा दिए। रात खत्म होने से पहले INS निपत ने पहले कराची बंदरगाह को निशाना बनाकर पहली मिसाइल दागी और फिर बंदरगाह पर मौजूद फ्यूल टैंक से लेकर तमाम इंस्टॉलेशन को एक एक करके तबाह कर दिया। वहां पे जो पेट्रोलियम का भंडार था और दूसरी जो उनके शिप्स थे, वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए और धू धू कर पूरा हार्बर जलने लगा। और ये घटना 4 बजे सुबह तक हुई और इसके बाद ये चारों शिप आराम से अपनी को बचाते हुए पूरी तरह वेस्टर्न कोस्ट की तरफ निकल गए। थोड़ा एवेसिव स्टीयरिंग की, थोड़ा दुश्मनों को छकाया, रशियन लैंग्वेज में बात किया, पूरी तरह से सतर्कता बरती, टैक्टिक्स रखा और बिना किसी कैजुअल्टी के, बिना किसी नुकसान के ये शिप 8 या 9 तारीख तक ये चुपचाप भारतीय नौसेना के शिप्स हार्बर में सुरक्षित लौट गए। उस वक्त भारतीय नौसेना के चीफ रहे एडमिरल SM नंदा ने अपनी आत्मकथा द मैन हु बॉम्ब्ड कराची में एक किस्से का जिक्र किया था। 1971 में भारत पाकिस्तान लड़ाई शुरू होने से 2 महीने पहले अक्टूबर 1971 में नौसेना अध्यक्ष एडमिरल SM नंदा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने गए थे। नौसेना की तैयारियों के बारे में बताने के बाद उन्होंने इंदिरा गांधी से पूछा, अगर नौसेना कराची पर हमला करे तो क्या इससे सरकार को राजनीतिक रूप से कोई आपत्ति हो सकती है? इंदिरा गांधी ने हां या ना कहने के बजाय सवाल पूछा कि आप ऐसा पूछ क्यों रहे हैं? एडमिरल नंदा ने जवाब दिया कि 1965 में नौसेना से खास तौर से कहा गया था कि वह भारतीय समुद्री सीमा से बाहर कोई कार्रवाई ना करे, जिससे उसके सामने कई परेशानियां उठ खड़ी हुई थी। इंदिरा गांधी ने कुछ देर सोचा और कहा, वेल एडमिरल, इफ देयर इज अ वॉर देयर इज अ वॉर, यानी कि अगर युद्ध है तो युद्ध है। एडमिरल नंदा ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, मैडम, मुझे मेरा जवाब मिल गया। और इसके बाद इस जवाब की गूंज कराची में आने वाले कई सालों तक सुनाई देती रही। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान की जल सीमा में घुसकर कराची बंदरगाह पर अपनी अग्नि वर्षा से दुश्मन के नापाक इरादों की चिता जला दी। पाकिस्तान के बैटल डिस्ट्रॉयर PNS खैबर समेत उसके कितने ही युद्धपोतों को उसकी हर आखिरी उम्मीद की तरह डुबो दिया था। हिट फास्ट हिट हार्ड का इससे बड़ा उदाहरण हो ही नहीं सकता। कराची बंदरगाह पर हाहाकार मच चुका था। भारत के तीनों युद्धपोत पाकिस्तान में तबाही मचाकर बिना किसी खरोच के वापस मुंबई के लिए रवाना हो चुके थे। ऐसी अटैक पहली अटैक थी जो किसी भी युद्ध में सरफेस टू सरफेस मिसाइल की नेवल वॉरफेयर में यूज की गई थी। और ये जब अमेरिका के प्रेसिडेंट को CIA ने अगले दिन मॉर्निंग में सबसे पहले ब्रीफिंग जब की रिचर्ड निक्सन जी को, तो बहुत ही आश्चर्य हुआ अमेरिकन को कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। और इसके कारण अगले 10 दिनों तक पूरी की पूरी ब्लॉकेड
पूरी की पूरी वॉर वेजिंग कैपेसिटी, वेस्टर्न फ्रंट पे पाकिस्तान की नौसेना को एक कदम भी बढ़ने का कोई मौका नहीं, और उनकी पूरी तरह से उनकी कमर हमने तोड़ दी, जिसने हमारी ईस्टर्न सेक्टर में बांग्लादेश के लिबरेशन में एक बहुत बड़ा योगदान किया। और इसके कारण हमें एक स्टैटिक विन मिली 1970 वॉर में। इसके बाद भारतीय नौसेना ने 8 दिसंबर की रात को एक और साहसी हमला किया और इस बार अकेली मिसाइल बोट विनाश 2 फ्रिगेट त्रिशूल और तलवार के साथ गई। विनाश से मिसाइल फायर करने की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट कमांडर विजय जैरत को सौंपी गई थी। 8 दिसंबर 1971 की रात 11 बजे का समय था। कमांडिंग ऑफिसर विजय जैरत के नेतृत्व में 30 नौसैनिक कराची पर दूसरा हमला करने की तैयारी कर रहे थे। लेफ्टिनेंट कमांडर विजय जैरत ने रडार की तरफ देखा। एक पोत धीरे धीरे कराची बंदरगाह से निकल रहा था। जब वो पोत की पोजीशन देख ही रहे थे, उनकी नजर केमारी तेल डिपो पर गई। ऑपरेशन ट्राइडेंट की जो इतनी बड़ी विजय थी, सरप्राइजिंग जो हमने जो स्ट्रैटेजिक गेन इसके साथ होने वाला था, जो हमें दिखा था, उसकी स्मेल भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने, कमांडर इन चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने की, और इस अटैक को 8 और 9 तारीख की रात को फिर से दोहराया गया। इसी तरह से इनको टो करके शिप्स को ले जाया गया और सेकेंड अटैक भी कराची हार्बर पे किया गया। कमांडर जैरत ने मिसाइल लोड की और केमारी के तेल टैंकरों पर फायर कर दी। जैसे ही मिसाइल ने तेल टैंकरों को हिट किया, पाकिस्तान की धरती पर जैसे प्रलय आ गया। उत्तर से लेकर पूर्व तक सारे क्षितिज में आग लगी हुई थी। उस रात केमारी तेल डिपो से उठी आग की लपटों को 60 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता था। अगले दिन जब भारतीय वायुसेना के विमान चालक कराची पर बमबारी करने गए तो उन्होंने रिपोर्ट दी कि उन्हें एशिया का सबसे बड़ा बोनफायर नजर आया। कराची के ऊपर इतना धुआं था कि 3 दिनों तक वहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंची थी। 7 दिनों और 7 रातों तक कराची तेल डिपो की आग को बुझाया नहीं जा सका था। ऑपरेशन ट्राइडेंट की तरह ही इस ऑपरेशन के दौरान भी भारतीय बलों को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस विनाशकारी आक्रमण से पाकिस्तानी नौसैनिकों को इतना बड़ा झटका लगा कि वो आने वाले कई सालों तक अपंग बनकर रह गए। देखिए, मैं अगर आपको बताऊं तो 8 से 10 शिप जो इनके हैं पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए। उस पे डिस्ट्रॉयर्स, माइन स्वीपर्स, मर्चेंट शिपिंग्स जो कैरी कर रहे थे वॉर वेजिंग मटेरियल, अम्यूनिशन ले जा रहे थे पाकिस्तान को हेल्प करने के लिए, उन सबों का डिस्ट्रक्शन। मुहाफिज था एक उनका जो शिप, वो भी डूबा। मर्चेंट शिप डूबे, उनके मर्चेंट शिप उनके हार्बर में डूब गए। जब हार्बर में डूब गए तो वो मर्चेंट शिप, कोई भी शिप बाहर नहीं निकल सकता था उसके बाद। तो मर्चेंट शिप की वॉर वेजिंग कैपेबिलिटी, सपोर्ट सिस्टम और पाकिस्तान नौसेना का अपना जो उनकी अपनी जो क्षमता थी, उसको पूरी तरह से हमने इस दौरान नकार दिया। एक ब्लॉकेड स्थापित किया। ब्लॉकेड कहते हैं कि किसी भी कंट्री के हार्बर और उसकी आसपास की जगह को घेर देना। कोड नेम ऑपरेशन ट्राइडेंट को आधुनिक नौसैनिक इतिहास में सबसे सफल ऑपरेशंस में से एक माना जाता है। शौर्य का ऐसा अभूतपूर्व प्रदर्शन करने के चलते नौसेना की 22वीं मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को किलर्स की उपाधि दी गई। वीरता की उसी अप्रतिम गाथा को याद करने के लिए भारतीय नौसेना हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाती है। एक घटना जो विश्व के पटल पे दिखी, भारतीय नौसेना की एक जो एक शक्ति थी वो उभरी, और विक्टोरियस मैन एट सी जिन्होंने ये काम किया, हम उन सबों को नवाजते हैं आज के दिन में और उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं, सल्यूट करते हैं पूरी नौसेना को, जो निरंतर उन दिनों से आज तक भारतीय ओशनिक, इंडियन ओशनिक रीजन में, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और हमारी जो इंडियन ओशन है, पूरी की पूरी सर्वेलेंस, ब्लू वाटर कैपेबिलिटी की तरफ लगातार बढ़ती जा रही है। कई डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, और अभी आप सबने जाना है कि एयरक्राफ्ट कैरियर हम नया भी बनाने जा रहे हैं इंडियन
इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 2। 16 दिसंबर 1971 को भारत की जीत के उन स्वर्णिम पलों को लाने में भारतीय नौसेना के पराक्रम की बेहद बड़ी भूमिका है। सागर के सीने पर हमारी विजय पताका फहराने की उन्हीं स्वर्णिम यादों की गूंज से आज सिंधुदुर्ग का आसमान एक बार फिर से गूंज उठा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।